हेलो एवरीवन। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के टीचर एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर में बायोस्टैटिस्टिक्स से लगभग हर बार 6 से 7 या 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, अगर आप बायोस्टैट्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें तो ये क्वेश्चंस आपके पक्के मार्क्स को अच्छा करेंगे, आपके स्कोर को इम्प्रूव करेंगे। तो इसी को समझने के लिए और इसी में आपकी हेल्प करने के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस PYQ से लेके आया हूँ। तो चलिए बिना कोई देर किए मैं क्वेश्चंस स्टार्ट करता हूँ। अपने इसको सॉल्व करेंगे, फॉर्मूलाज को समझेंगे और उनको याद करने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये डेटा दिया हुआ है कि इस डेटा के लिए हमें मीन को कैलकुलेट करना है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हमें पता है वेरिएबल दो प्रकार के होते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल। ठीक है, तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें जो डेटा है यानी कि हाइट इन सेंटीमीटर्स जो दिख रहा है ना आपको, इसमें वैल्यूज़ रैंडमली दी हुई हैं। ठीक है, इसमें एक कंटिन्यूटी नहीं बन रही है। ठीक है, तो ऐसे तो ये जो क्वेश्चन है ये डिस्क्रीट वेरिएबल का क्वेश्चन है, डिस्क्रीट वेरिएबल का ये क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अब ये जो हाइट है ये हर एक वेरिएबल है यानी कि कैपिटल X है, जो नंबर ऑफ़ पर्सन है ये फ्रीक्वेंसी है। तो डिस्क्रीट वेरिएबल का क्वेश्चन जब भी होगा उसमें वेरिएबल के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी। तो हमें सबसे पहले काम क्या करना होता है कि हर वेरिएबल को उसके फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ लिखनी होती हैं। ठीक है, एफ फ्रीक्वेंसी इंटू वेरिएबल, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो मीन इक्वल्स टू समेशन फ्रीक्वेंसी इंटू वेरिएबल, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज मल्टीप्लाई विद देयर वेरिएबल्स अपॉन समेशन एफ, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सारी फ्रीक्वेंसीज का सम करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब पहले के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 159 ही आएगी। फिर दूसरे के लिए 322 आएगी, तीसरे के लिए 67 आएगी। फिर इस तरह से 7920 वैल्यू आएगी। इसके लिए वैल्यू आएगी 21,877। इसके लिए वैल्यू आएगी 17,238 और फिर इसके लिए वैल्यू आएगी 6,840 और लास्ट वाले के लिए वैल्यू आएगी 2,941। अब इन सब का सम अप करेंगे जब आप ना समेशन एफ इंटू वेरिएबल्स फ्रीक्वेंसी इंटू वेरिएबल करेंगे तो जो आंसर जो वैल्यू आएगी टोटल वो आएगी 58,764। इसको डिवाइड करेंगे, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो है इसका टोटल करेंगे तो वैल्यू आएगी ये 350। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है, इसको डिवाइड कर देना है, मतलब क्या होगा 58,764 अपॉन 350 अब करेंगे तो मीन की वैल्यू जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगी 167.89 सेंटीमीटर। ये मीन की वैल्यू होगी और ये जो है आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें ये सही होगा। आपको फॉर्मूला याद करना होगा कि किस वेरिएबल के लिए कौन सा फार्मूला हमने यूज़ करना है या किस वेरिएबल के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा। ठीक है, ये डिस्क्रीट वेरिएबल का क्वेश्चन था तो इसके लिए जो फार्मूला है ये फार्मूला यूज़ किया जाता है, मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज मल्टीप्लाइड विद देयर वेरिएबल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये हर एक अलग अलग वेरिएबल की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू हो गई, ये x3 की वैल्यू हो गई, ये x4 की वैल्यू हो गई, ये x5 की वैल्यू हो गई। ठीक है, इसके लिए मैं सजेशन में अपने जो बायोस्टैटिस्टिक्स के लेक्चर वीडियोस हैं वो डाल दूंगा, वो आप देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एंड सो ऑन सो वैल्यू होती है इस तरह से, f1 की वैल्यू हो गई, f2 की वैल्यू हो गई, f3 की वैल्यू हो गई एंड सो ऑन, ऐसे ये वैल्यूज़ होती हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर होगा वो होगा 167.89 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मीन हाइट होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पूछा जा रहा है कि इस डेटा के लिए आपको मीडियन को कैलकुलेट करना है। इस डेटा के लिए मीडियन की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम डेटा को ना
हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तभी हम मीडियन को अच्छे से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं इसको, तो वैल्यू होगी 0 भी है तो 0, 5, 11, 19, 21, 27, 30, 36, 42, 50 एंड 52, ये इसका अरेंजमेंट होगा। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी देखेंगे क्या है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो है 11। ठीक है, अब 11 जो है वो एक ऑड नंबर है, तो जब भी अनग्रुप डेटा होता है उसमें ऑड और इवन को हम कंसिडर करते हैं। ऑड नंबर और इवन नंबर ऑब्जर्वेशन के बेस पे हम कैलकुलेशन करते हैं। तो n का नंबर जो है वो 11 आया है, एक ऑड नंबर, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है मीडियन इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन 2th आइटम। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे n 11 प्लस 1 अपॉन 2th आइटम आप करेंगे, ये वैल्यू आपको पता है 12 अपॉन 2th आइटम हो जाएगी। ठीक है, फिर आंसर आएगा 6th आइटम, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 6th आइटम। अब बच्चे गलती क्या करते हैं कि 6 जो आया उसको आंसर एज मान लेते हैं कि वो एक आंसर, वही आंसर होगा। ऐसा नहीं है, आंसर क्या होगा 6th आइटम। तो आपको इस सीरीज़ में चलना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, 6th आइटम कौन सी वैल्यू है। 6th नंबर पे जो वैल्यू होगी वही इस सीरीज़ के लिए जो है वो मीडियन की वैल्यू होगी। तो 27 है, इट मीन्स 27 इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये जो है ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके लिए आपको वेरिएबल की परिभाषा जो है वो याद रखनी होगी। व्हाट इज़ अ वेरिएबल। एक वेरिएबल क्या है? वेरिएबल देखिए ऐसी चीज़ होती है जो हमेशा चेंज होती रहे। ठीक है, और वेरिएबल एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको हम न्यूमेरिकली या नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये एक पेन है, तो ये एक पेन इज़ अ वेरिएबल। ठीक है, एक क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, तो दैट 25 न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन इज़ अ वेरिएबल। ये चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से वेरिएबल, इसके लिए जो आंसर होगा व्हाट इज़ अ वेरिएबल, तो एनी प्रॉपर्टी दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली और एनी प्रॉपर्टी दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म। चलिए अब कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस when mean is 10 and sum of all the variables is 150। ठीक है, अब ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके लिए भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए मीन का। तो मीन की वैल्यू दी हुई है इसमें, मीन इक्वल्स टू 10 सम ऑफ ऑल द वेरिएबल, यानी कि ये वैल्यू सम ऑफ ऑल द एक्स। वेरिएबल को हम कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, तो इट इज़ 150। अब मीन की वैल्यू पता है आपको, सम ऑफ ऑल दी वेरिएबल्स की वैल्यू पता है, तो करेंगे क्या, फॉर्मूला होता है मीन इक्वल्स टू, ये अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन है, समेशन एक्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि कैपिटल एन ही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो हम वैल्यूज़ को पुट ऑन कर लेते हैं। मीन की वैल्यू जो है वो 10 है। ठीक है, इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द वेरिएबल्स 150 है अपॉन एन है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10n, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना, इक्वल्स टू 150, फिर n अपॉन इक्वल्स टू 150 अपॉन 10 करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। n की वैल्यू जो 15 आई है ये इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगी। ये देखिए दूसरे नंबर पे ये आंसर है। तो इस तरह से हम मीन को, मीन की वैल्यू अगर दी हुई हो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ हो, या मीन की वैल्यू दी, कोई एक वैल्यू, फार्मूला आपको बेसिकली याद रखना होगा कि क्या फार्मूला हमने यूज़ करना है। देखिए वेरिएबल की बात मैं कर रहा था, वेरिएबल दो प्रकार के होते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं एम्फेसाइज थोड़ा सा करता हूँ। दो प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल। तो डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जब वैल्यूज़ के बीच में गैप या ब्रेक हो, जैसे मान लीजिए 1 लिखा, 2 लिखा, फिर 10 लिखा, फिर 32 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 7 लिखा, फिर मैंने लिखा मान लीजिए 59 लिखा। तो ऐसे सीरीज़ को, ऐसे डेटा को हम कहेंगे डिस्क्रीट सीरीज़, जिसके बीच में गैप या ब्रेक हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, जब कंटिन्यूअस सीरीज़ की बात आती है तो कंटिन्यूअस सीरीज़ में क्लास इंटरवल बनता है, मतलब
वो वैल्यू कंटिन्यूसली होती है। मान लो 1 to 50 वैल्यूज़ हैं, डायरेक्ट लगातार वैल्यूज़ हैं, इसमें कोई गैप या ब्रेक नहीं है, तो इसको इस तरह से दिया हुआ होगा 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30 एंड सो ऑन अंटिल 50। तो हर एक को इसको हम क्लास इंटरवल कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल हो गया और ये कंटिन्यूअस वेरिएबल हो गया। वेरिएबल जो है वो दो प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द मोड फॉर दिस सीरीज़। देखिए, मोड हम किसे कहते हैं कि ऐसी वैल्यू जो किसी सीरीज़ में मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रही हो, तो ऐसी वैल्यू को हम उस पूरी सीरीज़ के लिए मोड की वैल्यू कहेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कौन सी ऐसी वैल्यू है, मतलब क्या, ऐसी वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो किसी सीरीज़ में, उस वैल्यू को हम उस पूरी सीरीज़ के लिए मोड का वैल्यू कहेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी वैल्यू है जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रही है। अब देखिए, सीधी सी बात, आपको फाइंड आउट करना होगा, ये देखना होगा। ठीक है, वैल्यूज़ कौन कौन सी है, रिपीटिशन कौन कौन सा है। तो यहाँ पे मैं सीधे सीधे आपको बता देता हूँ। देखिए, आप देख भी लीजिएगा इस क्वेश्चन को पॉज करके, जब आप वीडियो देख रहे होंगे ना, तो जो 21 है ना, 21, ये 4 बार या 5 बार रिपीट होगा शायद। 1 2 3 4 5। तो जो 21 है इसका रिपीटिशन मैक्सिमम होगा। तो जिस वैल्यू का रिपीटिशन सबसे ज़्यादा होगा वो वैल्यू उस पूरे सीरीज़ के लिए मोड की वैल्यू होगी। यहाँ पर भी आप लोग गलती क्या करते हैं, अगर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो जैसे 21 का रिपीटिशन 5 आया, मान लीजिए अगर 5 ऑप्शन में दिया हुआ है तो आप 5 को टिक कर देंगे। ये नहीं करना है। करना क्या है कि इसका रिपीटिशन यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा है, तो जिस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उसे हम मोड की वैल्यू कहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 21। और आप बाकी देख लीजिएगा, किसी का रेपिटेशन सबसे ज़्यादा नहीं होगा। तो द वैल्यू दैट हैज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज द मोड ऑफ द सीरीज़। तो 21 इसके लिए सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ कैलकुलेट मोड फॉर गिवन डेटा। ये जस्ट एक ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें आपको वेरिएबल की वैल्यूज़ दी गई हैं, ये वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं, ये इनकी फ्रीक्वेंसी हैं। यहाँ पे भी आपने वही करना है। वही करने का मतलब क्या है कि कौन सी ऐसी वेरिएबल की वैल्यू है या कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है। तो सबका रेपिटेशन सबके सामने लिखा हुआ है। जब आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो 167 जो है इसका रेपिटेशन 131 टाइम्स है, दैट इज़ द मैक्सिमम रेपिटेशन। ठीक है, तो ये इस सीरीज़ के लिए मोड की वैल्यू होगी। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज आते हैं, कैलकुलेशन करने लगते हैं, कैसे क्या होगा, सब जोड़ने घटाने लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको एक बार ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, हमें मोड का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मोड क्या है भैया, कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगी वही उस सीरीज़ के लिए मोड की वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 167 बाद में आप देख भी लीजिएगा क्वेश्चन को पॉज करके, तो 167 का ही रिपीटिशन मैक्सिमम है, दैट इज़ 131 टाइम्स, या 167 का फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है 131। तो इस सीरीज़ के लिए ये जो है मोड की वैल्यू होगी, ये आंसर होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन अब देखते हैं। हाँ, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी को लेके। ये क्वेश्चन क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, ये इवेंट लिखा हो, इवेंट होगा ये। इवेंट मतलब किसी भी काम के होने या ना होने के चांसेस को जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। देखिए, जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो हमेशा, प्रोबेबिलिटी को हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू है ना 0 से 1 के बीच में रेंज करती है। जितना भी आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी का 0 से 1 के बीच में ही आएगा। उसको आप बाद में चाहें तो परसेंटेज में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो 0 का मतलब होता है कि कोई इवेंट नहीं होगा, नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट। 1 का मतलब होता है कि कोई इवेंट होना तय है। कितना होगा ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो 1 का मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मतलब दो ही वैल्यूज़ के बीच में रेंज करती है, 0 to 1। जहाँ पे 0 का मतलब है कि कोई इवेंट नहीं होगा, और 1 का मतलब है कि कोई इवेंट होगा। और 0 के 1 में जितनी वैल्यू आएगी उसका मतलब ये होगा कि कितने चांसेस हैं, कि कितना हो सकता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज़ एक्सप्रेस्ड एज 1। तो इसके लिए आंसर होगा 1। ठीक है, अब इसमें देखिए, जैसे कि मेंडल के हम क्रॉसेस पढ़ते हैं ना, तो उसमें टोटल अल्टरनेटिव्स कितने थे, कितने चांसेस आए। ठीक है, जैसे
हम अगर इसके मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें, उसमें जो F2 में आते हैं, F2 में क्या आते हैं कितने, तो 3 जो है वो टॉल आते हैं, एक आता है ड्वार्फ। ठीक है, ये F2 जनरेशन में मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस की मैं बात कर रहा हूँ। टोटल कितने हुए, 4। ठीक है, तो 3/4 चांसेस हैं कि टाल होगा, इसका कोई भी वैल्यू निकाल लीजिए। तो 4 क्या है, टोटल अल्टरनेटिव्स, और 3 क्या है, इतने टॉल हुए। और 1/4 मतलब 25% चांसेस होते हैं कि ये ड्वार्फ होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये टॉल वाले 75%, इसी के बेस पे आ गया, ये आ गया 25%। ठीक है, ये मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन की बात है। उसमें देखते हैं ना हमने 3 टॉल होते हैं फिनोटाइप्स और एक ड्वार्फ होता है। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी को यूज़ करते हैं मेंडलिज्म को स्टडी करने के लिए। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 to 1 ही रेंज करती है, चाहे उसको जो भी वैल्यू आएगी उसको परसेंटेज में बाद में चेंज कर लीजिए कितने चांसेस हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द मीन फॉर द गिवन सीरीज ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, दोबारा से ये अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन है, और इस सीरीज़ के लिए इन वेरिएबल्स के लिए मीन की वैल्यू क्या होगी ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबका सम कर लेंगे, मतलब ये 5.3 + 6.2 + 66.9 इन सब का सम कर लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला हमें पता है मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द वेरिएबल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 है, मतलब n की वैल्यू जो है वो 6 है। इनका जब सम आप करेंगे, जब आप सम करेंगे ना, तो वैल्यू जो है वो आएगी 123.4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ 6। इसको जब आप करेंगे तो आप देख भी लीजिएगा, इसका टोटल करेंगे तो वैल्यू यही आएगी। थोड़ा सा ना अपना जो काउंटिंग है, सब्ट्रैक्टिंग है, ये सारी चीज़ें एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। ये क्वेश्चंस आपको पक्के मार्क्स दिलाएंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा अगर आपने इसको सही सॉल्व कर लिया तो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 20.56 मीन की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन के लिए जो मीन की वैल्यू होगी 20.56 होगी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। समझ में आ गई बात। फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि कौन सा फॉर्मूला हमने लगाना है। अगर इस तरह से सिर्फ नंबर दिया हो तो मोस्टली ये अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन होता है, और ये फॉर्मूला भी अनग्रुप डेटा का है। तो ऐसे ही या इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आते ही रहे हैं अभी तक। हाँ, 9th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। 1 लाइनर क्वेश्चन है, ये आप अभी से याद कर लीजिए। तो फ्रांसिस गाल्टन इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। इनका पूरा नाम है फ्रांसिस गाल्टन। मेंडल जी का आपको पता ही है, मेंडल जी इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ हेरिडिटी। फिशर ने अपने प्रिंसिपल्स दिए थे, जैसे काई स्क्वायर टेस्ट है, ये सब बायोस्टैट के प्रिंसिपल्स दिए थे। डार्विन का पता ही है आपको, उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, तो अब ये गैल्टन जी जो है ना, ये डार्विन जी के कज़िन ब्रदर थे। ठीक है, तो इस प्रकार से फादर ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स इज़ नोन एज फ्रांसिस गाल्टन, या सिर्फ गाल्टन दिया हो तो गाल्टन ही फादर ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड एज। अब देखिए, जब एक क्लास इंटरवल लिखा होता है, क्लास इंटरवल सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि जो ग्रुप्ड डेटा होता है उसमें कंटिन्यूअस सीरीज़ के लिए ये क्लास इंटरवल में वैल्यूज़ लिखी जाती हैं। जैसे 1 to 10 हो गया, 11 to 20 हो गया, या 1 to 20 हो गया, 21 to 11 हो, 21 to 40 हो गया, ऐसे एंड सो ऑन। क्लास इंटरवल कुछ भी हो सकता है। बट जब क्लास इंटरवल जब भी रहेगा, आप ये जानेंगे कि जो डेटा है, जो वेरिएबल्स की वैल्यू है वो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस सीरीज़ में है। ठीक है, तो अब क्लास इंटरवल की वैल्यूज़ हमेशा इस तरह से दी हुई होंगी। हम ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए 1 to 10 ये एक क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल की लिमिट्स 2 लिमिट्स में बाउंड होती हैं। जो सबसे छोटी वैल्यू होती है इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक है, और जो बड़ी वैल्यू होती है उसको कहते हैं अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल।
अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, ये कहलाएगी लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। क्वेश्चन क्या है कि अपर एंड लोअर लिमिट के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, ठीक है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, तो अपर लिमिट हो गया 10 माइनस 1, ये आएगा 9, ठीक है। इसके डिफरेंस को यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस है इसको हम कहते हैं क्लास साइज, इट इज़ नोन एज क्लास साइज, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लीजिए क्लास इंटरवल तो हमने देख लिया, ये अलग अलग वैल्यूज़ जो हैं वो इस तरह से पुट ऑन जो रिप्रेजेंट की हुई होंगी, तो ये क्लास इंटरवल होगा जो फोर्थ ऑप्शन है। मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट का मतलब होता है कि जब भी क्लास इंटरवल होगा ना, ऐसे वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कहते हैं, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल प्लस अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल अपॉन 2, तो हमें मिड पॉइंट ये इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, मिल जाता है। तो मतलब इस केस में 11/2 हो जाएगा, तो क्लास मिड पॉइंट या मिड वैल्यूज भी इसको हम कहते हैं, ये होगी 5.5, ठीक है। तो इस तरह से हम मिड पॉइंट या मिड वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। क्लास विड्थ h से डिनोट किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि एक क्लास इंटरवल में टोटल कितने फिगर्स थे, मतलब जो क्लास इंटरवल है वो कितना ज़्यादा वास्ट है, ठीक है। तो 1 to 10 में आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 8 9 10 वैल्यूज़ हैं। तो टोटल फिगर्स कितने हैं इसको हम कहेंगे क्लास विड्थ, कितना ज़्यादा वाइड है ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल ये जो क्लास विड्थ का वैल्यू होगा, h का वैल्यू होगा, ये 10 होगा, ठीक है। तो क्लास इंटरवल के साथ एसोसिएटेड ये टर्म्स है, मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट या मिड वैल्यू भी कहते हैं, क्लास साइज हो गया, क्लास विड्थ हो गया, और क्लास इंटरवल तो खुद है ही, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो क्लास साइज का ये क्वेश्चन है, तो अपर और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस है वो क्लास साइज कहलाता है, ठीक है। अगर मिड पॉइंट पूछता तो हम इसको ऐसे कैलकुलेट करते, विड्थ पूछता तो हम इसको ऐसे कैलकुलेट करते, और क्लास इंटरवल तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, अपर और लोअर लिमिट में बाउंड होती है वेरिएबल की वैल्यूज़, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट मीडियन। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एवरेज ऑफ पोजीशन, सही है। मीडियन को हम एवरेज ऑफ पोजीशन कहते हैं क्योंकि हमें जो एवरेज वैल्यू वो किस पोजीशन पे सिचुएट कर रहा है सीरीज़ में, ये हमें पता चलता है मीडियन के थ्रू कैलकुलेशन करके। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एवरेज ऑफ पोजीशन। इट इज़ अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सही बात है, ये भी बात सही है। इट इज़ यूज फॉर हाईली इरेगुलर डेटा, ये बात तो गलत है। जब डेटा हाईली इरेगुलर हो तब मीडियन को अगर अप्लाई भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा वो रिलायबल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक सीरीज़ है, उसमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, मान लीजिए एक सीरीज़ है उसमें वैल्यूज़ दी हुई हैं 1 9 125 300 40, ठीक है, 90, ठीक है, 11, फिर 720। तो इस तरह का जो सीरीज़ है ना हाईली इरेगुलर होता है। इसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी कर देंगे तो भी जो मीडियन की वैल्यू मिलेगी ना वो पूरे डेटा के लिए एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगी, क्योंकि डेटा में बिखराव बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं तो इसलिए हम कहते हैं मीडियन इज़ नॉट यूज्ड फॉर हाईली इरेगुलर डेटा। तो यहाँ पे ये जो है इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन होगा कि ये हाईली इरेगुलर डेटा के लिए नहीं यूज़ होता है। तो ये एक इनकरेक्ट ऑप्शन है इसमें। और अगला क्या दिया, इट इज़ यूज फॉर स्क्यूड डेटा, ठीक है। स्क्यूड डेटा के लिए भी मीडियन को मोस्ट प्रेफरेबली हम यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो तीसरा होगा, जो मैंने हाईलाइट कर दिया येलो कलर से। चलिए, मोड रेफर्स टू, जो मोड हमने अभी कैलकुलेट किया था, मैंने बताया था ना, मोड इज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेरिएबल। तो द वेरिएबल हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम क्लास लिमिट भी नहीं होगा, मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी भी नहीं होगा, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेरिएबल भी नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी वेरिएबल किसी भी सीरीज़ में कितनी ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको हम कहते हैं मोड। अब देखिए ये बायोस्टैटिस्टिक्स के डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसमें ये क्वेश्चन आ रहा है। अ सर्कल इन विच सेक्टर्स रिप्रेजेंटेड वेरियस क्वांटिटीज़ इज कॉल्ड, जैसे एक सर्कल वाला क्वेश्चन आप देखते होंगे अगर आप बायोलॉजी के
बायोस्टैट आपने पढ़ा है तो भी, नहीं तो फिर अलग जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं ना, उसमें एक क्वेश्चन आता है इस तरह से, सर्किल बना होता है, तो उसमें दिया होता है कि जैसे मान लीजिए इसमें अलग अलग परसेंटेज दिए होते हैं, ठीक है, कि ये समझ लें कि जो एलिफेंट का परसेंटेज है, एलिफेंट के ग्रोथ का परसेंटेज है, वो अलग अलग फॉरेस्ट में अलग अलग ईयर्स में इतना रहा, ठीक है, तो ये अलग अलग वैल्यूज़ दी हुई होती हैं। इसको हम कहते हैं पाई डायग्राम। दिस इज़ कॉल्ड एज पाई डायग्राम। इस तरह से स्टैटिस्टिकल डेटा को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के जो सही आंसर होगा, इट इज़ पाई डायग्राम। अ सर्किल इन विच सेक्टर्स रिप्रेजेंट वेरियस क्वांटिटीज इज कॉल्ड एज अ पाई डायग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम में देखिए करते क्या है, जो ग्रुप डेटा है ना क्लास इंटरवल के रिगार्डिंग, तो उसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे क्लास इंटरवल को डिनोट करते हैं एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम वेरिएबल की वैल्यूज़ को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो इस तरह से क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग जो भी वेरिएबल्स हैं उनका इस तरह से शेप आता है, बार ही बनता है बेसिकली, तो इसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम। इसी तरह से कोई ग्राफ बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं बार डायग्राम, जिसमें बार अलग अलग बनते हों, ठीक है। लाइन ग्राफ मतलब किसी भी ग्राफ को आपने बनाया और इस तरह से उसको डिनोट कर दिया, ठीक है, और इसके किनारों को आपने इस तरह से मिला दिया बाद में जो भी वैल्यूज़ हैं, इसको हम कहते हैं लाइन, ठीक है। तो अ लाइन ग्राफ, तो ये भी ग्राफ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है बायोस्टैटिस्टिकल डेटा का। तो इस क्वेश्चन के लिए पाई डायग्राम, तो ऐसा जो सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम पाई डायग्राम कहते हैं या पाई चार्ट कहते हैं, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट मीन फॉर द डेटा गिवन बिलो। अब इस डेटा के लिए आपको मीन कैलकुलेट करना है, तो मैंने फॉर्मूला पहले बता दिया, ये भी अनग्रुप डेटा का ही क्वेश्चन है। तो मीन इक्वल्स टू हो जाएगा सम ऑफ ऑल द वेरिएबल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक, कितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर जो है वो आपको बताना है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं सो दैट मुझे पता चलेगा कि ये वीडियो एक्चुअली में आपने देखा है या नहीं देखा है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है और इसका आंसर जो है वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 इज़ ऑल फॉर यू। इसके लिए आपको आंसर जो है वो बताना है कि आंसर क्या होगा, ठीक है। हाँ जी, ये क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मीडियन फॉर गिवन वेरिएबल्स, ठीक है। इन वेरिएबल्स के लिए मीडियन की वैल्यू क्या होगी। अब इसमें देखिए जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ 18। ये अब आप करेंगे ना तो आपको पता चलेगा, और इनको जब आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो वैल्यूज़ कुछ इस तरह से आएंगी। असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ शॉर्ट में। मीडियन के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन है तो उसको सबसे पहले आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर इसका हो जाएगा 1 3 3 4 4 4 4 4 5 5 6 7 7। ये मैंने गलती से लिख दिया था, 7 जो है 3 टाइम्स रिपीटेड है, फिर 8 2 टाइम्स, अब ये 18 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ 18। अब उसके बाद जब 18 एक इवन नंबर है तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मीडियन इक्वल्स टू n अपॉन 2th प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th। मीडियन के फॉर्मूला को हम ऐसे लिखते हैं, है ना, क्योंकि पोजीशन हमें पता करनी, तो अपॉन 2। तो n 18 अपॉन 2 करेंगे 9 हो जाएगा, मैं सीधे कर दूँ 9th प्लस 9 प्लस 1 हो जाएगा तो 10th अपॉन 2। अब सीरीज़ में वापस चलेंगे और देखेंगे 9th पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9th पे 5 है और 10th पे भी 5 है। दिस इज़ द 9th पोजीशन एंड दिस इज़ द 10th पोजीशन। तो 5 प्लस 5 अपॉन 2 करेंगे 10 आएगा, 10 अपॉन 2 करेंगे तो 5 आएगा। ये मीडियन की वैल्यू होगी।
ये आपने मीडियन तब कैलकुलेट किया जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 18 यानी कि एक इवन नंबर है, तो मीडियन इक्वल्स टू 5 इस क्वेश्चन के लिए ये राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे आप इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मीडियन की वैल्यू जो है इस पूरे सीरीज़ के लिए 5 होगी। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मीडियन का ही क्वेश्चन है। देखिए अब ये यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज़ का क्वेश्चन है। ठीक है, कि व्हाट विल बी द मीडियन फॉर गिवन डेटा। अब डिस्क्रीट सीरीज़ में हम करते क्या हैं, उसमें यही फॉर्मूला होता है, उसमें ऑड इवन की बाध्यता समाप्त हो जाती है। डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए मीडियन इक्वल्स टू n+1/2th आइटम का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इस तरह से जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें एक और कॉलम करेंगे लास्ट में, और यहाँ पे आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे। इसको हम स्मॉल सी एफ या स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। इसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने कहा डिस्क्रीट सीरीज़ है, तो डिस्क्रीट सीरीज़ में फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो डिस्क्रीट सीरीज़ में जब फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है तो इसका मतलब ये है कि जो फ्रीक्वेंसी है इट इक्वल्स टू द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये बात हमें यहाँ पे क्लियर करनी चाहिए। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके लिए अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो पहली फ्रीक्वेंसी को हम एज इट इज़ लिख देते हैं। पहली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज़ लिख दिया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। दूसरी फ्रीक्वेंसी के लिए हम करेंगे क्या, 2 + 3 कर दीजिए, मतलब ये जो वैल्यू है उसका नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी से सम कर देंगे, तो वैल्यू आएगी 5। फिर 5 + 1 वैल्यू आएगी 6, 6 + 5 वैल्यू आएगी 11, 11 + 4 वैल्यू आएगी 15, 15 + 6 वैल्यू आएगी 21, 21 + 4 वैल्यू आएगी 25, 25 + 5 वैल्यू आएगी 30। तो ये इस तरह से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं। पहले फ्रीक्वेंसी के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम होगी, बट नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो करेंगे ना, पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फिर दूसरी फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे, फिर उसके बाद जो दूसरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आया उसके सामने, उससे हम तीसरी फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे। इस तरह से जोड़ते जोड़ते हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक बात और इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी जब आप करेंगे तो ये वैल्यू भी 30 आएगी। जो ये वैल्यू है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू, वो इक्वल होगी इस वैल्यू के लिए। ठीक है, अब देखिए करते क्या है, अब आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 30 है, तो 30 + 1/2th आइटम, तो ये हो जाएगा 31/2th। और इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी 15.5। अब ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि ये वैल्यू कहाँ पे आ रही है। तो देखिए अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं ना उनकी लिमिट, तो मतलब 2 है तो इस 0 to 2 तक लिमिटेड होगा। अब 2 के बाद 2.1, 2, 3 जितना भी आए सिर्फ 5 तक, 2.1 से 5 तक की लिमिट इस वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में होगी। फिर 5 के बाद जितना भी आए, स्टार्टिंग फ्रॉम 5.1 to 6, ठीक है ना, तो 5.1 से 6 तक की वैल्यू इसमें आएगी क्योंकि इसकी लिमिट इतनी ही है। फिर 6.1 to 11 तक की लिमिट हो गई। इसी तरह से 11.1 to 15 तक की लिमिट इसमें हो गई। फिर 15.1 to 21 तक की लिमिट इसमें हो गई। फिर 21.1 to 25 तक की इसकी लिमिट हो गई। फिर 25.1 to 30 तक की लिमिट इसकी हो गई। ये लिमिट देखना है, ये क्लास ये जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं ना उसके बाद ही हमें पता चलेगी। अब देखिए जो हमारी वैल्यू आई है यानी कि ये 15.5, ये कहाँ पर सिचुएट करेगी, तो जब आप देखेंगे तो ये जो है ना ये पूरा यहाँ पे सिचुएट करेगी।
ठीक है, क्योंकि इसकी लिमिट 15.1 to 21 है, तो यहाँ पे फॉल करेगी। तो इस तरह से जो मीडियन की वैल्यू होगी वो होगी 14। अब वहाँ से ये भी नहीं करना है आपने कि आपको जो 15.5 आ गया वो आंसर हो गया, या ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसका आंसर हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर होगा, जो वेरिएबल की वैल्यू होगी, आंसर वही होगी। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर होगा वो होगा 14। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे देखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। तो जो डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए जब आप मीडियन की वैल्यू निकालेंगे तो इस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करके आपको निकालना होगा, और हर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की अलग अलग लिमिट होगी। ठीक है, चलिए अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन से क्वेश्चन है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर फॉलोइंग डेटा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का भी अपना अलग एक फॉर्मूला है। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम एस डी या सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसका भी कैलकुलेशन दो तरह से होता है, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 30 से कम हो, और दूसरी कंडीशन जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 30 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 30 से कम होगी, इस कंडीशन में होगा एस डी इक्वल्स टू अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर। स्मॉल एक्स है, स्मॉल एक्स डिनोट करता है डेविएशन को, जो डेविएशन आप कैलकुलेट करते हैं मीन और वेरिएबल के बीच का डिफरेंस। ठीक है, n-1 इस कंडीशन में हो जाएगा। जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30 से ज़्यादा होगा, उस कंडीशन में एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन n होगा। ये फार्मूला थोड़ा सा अलग होता है। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन मीन की वैल्यू को जस्टिफाई करता है, को सिग्निफाई करता है। तो सबसे पहले मीन को कैलकुलेट करेंगे आप। ठीक है, मीन को कैलकुलेट करने के बाद जो मीन की वैल्यू आएगी उससे डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, और उस डेविएशन से आप स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ये जो स्मॉल एक्स है, ये जो स्मॉल एक्स देख रहे हैं, ये कहलाता है डेविएशन। ठीक है, और स्मॉल एक्स इक्वल्स टू होता है वेरिएबल माइनस मीन, इसके बीच का जो भी डिफरेंस है, वही ये प्लस माइनस में आता है वैल्यू। फिर इसका स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, पहले एक टेबल बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, पहले वेरिएबल की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, फिर हम एक्स स्मॉल एक्स को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल, फिर स्मॉल एक्स यानी कि डेविएशन, और स्मॉल एक्स का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, चलिए वेरिएबल की वैल्यूज़ दी हुई हैं 2, 5, 6, 1, 7, 9, 10, और स्मॉल। अब देखिए सबसे पहले आपको मीन को कैलकुलेट करना है, तो इन सब का सम जब आप करेंगे ना, तो ये वैल्यू आएगी 40, मतलब सम ऑफ ऑल दी वेरिएबल्स। मीन पहले कैलकुलेट करना हमें, ध्यान दें। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो n की वैल्यू जो है वो 7 है। तो सबसे पहले मीन कैलकुलेट करना है हमें। तो मीन वाला फॉर्मूला आपको पता ही है, मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल दी वेरिएबल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 40 अपॉन 7 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो मीन की वैल्यू आपको मिलेगी 5.71। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो मीन की वैल्यू आई है, जो मीन की वैल्यू आई है, इससे हर एक वेरिएबल का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। जैसे पहले के लिए स्मॉल एक्स यानी कि डेविएशन की वैल्यू क्या होगी, तो वेरिएबल है 2 माइनस जो मीन की वैल्यू है 5.71 करेंगे, जो आएगा वो ये डेविएशन होगा। तो मैं सीधे सीधे कर ले रहा हूँ। इसके लिए होगा डेविएशन -3.71, फिर दूसरे के लिए डेविएशन होगा -0.71, तीसरे के लिए होगा 0.29, इसके लिए होगा -4.21, इसके लिए 1.29, इसके लिए 3.29 और इसके लिए 4.29। अगले स्टेप में हम स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर इसलिए करते हैं सो दैट उस वैल्यू का जो नेगेटिव साइन है उसको हम इग्नोर कर सकें, इसीलिए स्क्वायर करते हैं। तो इसके लिए होगा वैल्यू 13.76। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप करना सीख जाइए, ठीक है।
फिर 0.0841 आएगा, मैं 08 ही लिख रहा हूँ, फिर 22 पॉइंट, मतलब ये एक सेकेंड उसके सामने ही लिखा जाए ना तो ज़्यादा सही रहेगा। इसके लिए वैल्यू होगी 0.50, इसके लिए वैल्यू होगी 0.0841 होगा, मैं 2 ही लिख रहा हूँ वैल्यूज़। 22.18, 1.66, 10.82 और 18.40। ठीक है, इन सब का सम आप करेंगे तो आपको समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी और ये सम होगा 67.4। अब फार्मूला आपको ये वाला लगाना है क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 से कम है, तो ये वाला फार्मूला हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो जो आंसर होगा हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट 67.4 अपॉन 7 माइनस 1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 67.4 अपॉन 6। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी अंडर रूट 11.23, इसका जो रूट हटाएंगे तो वैल्यू आएगी 3.35। ये स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होगी। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन सीख जाइए करना, है ना। तो 3.35 ये जो है स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए होगी। ठीक है, क्लियर है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30 से कम हो तो क्या यूज़ करना है, 30 से ज़्यादा हो तो कौन सा फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन वाज गिवन बाय कार्ल पियर्सन। ठीक है, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं, सीधा आप याद रखेंगे जो स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट है, इट वाज गिवन बाय कार्ल पियर्सन। ठीक है, द एवरेज ऑफ लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड एज मिड पॉइंट। ठीक है, इसको हम मिड पॉइंट कहते हैं, जैसे मैंने बताया था ना आपको, मिड पॉइंट या इसको हम और मिड वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें करते क्या है, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं मिड वैल्यू या मिड पॉइंट को, इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल प्लस अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल अपॉन 2 कर लेते तो हमें मिड पॉइंट या मिड वैल्यू की वैल्यू पता चल जाती है। इसी के बेस पे हम कैलकुलेशन करते हैं जब क्लास इंटरवल दिया हुआ होता है, क्योंकि क्लास इंटरवल में वैल्यूज़ 2 वैल्यूज़ के बीच में होती है ना, और हमें वेरिएबल तो एक ही चाहिए, इसलिए ये क्लास इंटरवल हो गया। तो इसके लिए हर क्लास इंटरवल के लिए हम मिड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर हर मिड वैल्यू को उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप पढ़ेंगे ना इसको, मैं जस्ट बता दे रहा हूँ, तो जब क्लास इंटरवल दिया हुआ हो, यानी कि ग्रुप डेटा में कंटिन्यूअस सीरीज़ के लिए मीन को इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, मीन इक्वल्स टू समेशन एफ फ्रीक्वेंसी इनटू मिड पॉइंट, हर एक मिड पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन समेशन एफ करते हैं। तो इसीलिए मिड पॉइंट निकालना ज़रूरी होता है हर क्लास इंटरवल का। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए आंसर ये होगा, बाकी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन है कि अ फिशरमैन इज़ वेइंग ईच ऑफ 50 फिशेस, देयर मीन वेट वर्कड आउट इज़ 50 grams and the standard deviation of 2.5 grams. Later it was found that the measuring scale was misaligned by 2.5 gram. Find the mean and standard deviation for fishes. देखिए, इसमें सिंपल सी बात है कि कोई भी ये कांस्टेंट वैल्यू, मतलब हर फिश के ऑब्जर्वेशन में ये वैल्यू बढ़ी है, प्लस मतलब 2.5 हर फिश के ऑब्जर्वेशन में है। ठीक है, इससे जो मीन की वैल्यू होगी, अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। रिकॉर्डेड मीन जो इन्होंने फाइंड आउट किया था फिशरमैन साहब ने, ठीक है, ये था 50 ग्राम। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो इन्होंने कैलकुलेट किया ये है 2.5 ग्राम। ठीक है, जो एरर था ये 2.5 ग्राम का था हर फिश के ऑब्जर्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्टेड मीन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो करेक्टेड मीन जो हो जाएगा 50 प्लस 2.5, तो ये वैल्यू आएगी 52.5 ग्राम ही, ये करेक्टेड मीन की वैल्यू होगी। दिस विल बी द करेक्टेड मीन। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन देखो, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू के घटाने या बढ़ाने से
जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। हाँ, अगर हर फिश के लिए अलग अलग वैल्यू होती तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन को फिर से कैलकुलेट करना पड़ता। बट यहाँ पे जब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू को हम घटा बढ़ा रहे हैं किसी भी वेरिएबल से, तो इससे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू डिस्टर्ब नहीं होगी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा, मीन तो चेंज हो जाएगा 52.5 ग्राम, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो वही रहेगा। सो दिस विल बी द राइट आंसर। तो इस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मीडियन, मोड से क्वेश्चंस जो है आते हैं। थोड़े से थ्योरेटिकल पोर्शन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से भी आते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने अपने वीडियोस में बताई हुई हैं, तो आप इसमें मैं अपने प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, तो आप बायोस्टेट के वो वीडियोस देख सकते हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट रहता है या कोई क्वेश्चन का सोल्यूशन अच्छे से समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा, मैं उनको समझाने का प्रयास बिल्कुल करूँगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।